हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्न क्लास में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए एडुकेट अभ्यास पुस्तिका समाज विज्ञान का कक्षा 8वीं के लिए भूगोल का अध्याय 2 लेके आए हैं। इसके पहले के वीडियो में आपको हमने अध्याय 1 जो का आपका ज्योग्राफी मतलब भूगोल का हमने प्रोवाइड कर दिया था। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एडुकेट अभ्यास पुस्तिका समाज विज्ञान भूगोल का सेकंड अध्याय क्या है। देखिए, इसमें दूसरा अध्याय क्या रहेगा आपका, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव जीवन संसाधन। जो आपका 35 नंबर का पेज है, वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं अध्याय 2, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। ठीक है, तो पर्यावरण क्या है, हमारे जीवन का मूल आधार है, क्योंकि यहीं से हमको सब चीज़ प्राप्त होती है। मानव कार, मील, कारखाने एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। हमारी जरूरतें दिन प्रतिदिन बढ़ती हैं, इसलिए हम प्राकृतिक पर्यावरण को परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। यहाँ पर हम देखें, यहाँ हम प्राकृतिक पर्यावरण, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, जो कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है आपके, उसमें देखते हैं। देखिए, तो क्वेश्चन पहला क्या दिया है, पहाड़ी भूभागों में आने वाली प्राकृतिक आपदा है। तो पहाड़ी भूभागों में किस तरह की आपदाएं आती है। देखिए, पहला क्या है, भूकंप है, भूस्खलन है, ज्वालामुखी है या फिर बाढ़ है। तो जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे क्या होता है, भूस्खलन होता है। मतलब क्या होता है, वहाँ की जो जमीनें होती है कई बार नीचे गिरने लगती है, भूमियाँ नीचे आ जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या देखिए का वस्तुनिष्ठ में, औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन जल का उपयोग करता है। तो इसमें ऑप्शन में दिया है 20 लीटर, 100 लीटर, 50 लीटर या फिर 150 लीटर। तो लगभग जो है एक व्यक्ति भारत में जो है प्रतिदिन 150 लीटर का मतलब उपयोग करता है। इसमें उसका खाना पीना भी हो गया, पीने का भी पानी हो गया, नहाने का भी हो गया, सब चीज़ मतलब इसमें एवरीथिंग आपका ऐड हो जाएगा। तो 150 लीटर प्रतिदिन वो है पानी यूज करता है एक व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है, पृथ्वी पर मानव उपभोग के लिए अलवण जल उपलब्ध है। अलवण जल मतलब, देखिए आपको सभी को पता है कि लगभग हमारे इंडिया में या फिर सॉरी हमारे वर्ल्ड में, हमारी भूमि में, जो पृथ्वी में, अर्थ में जो पानी उपलब्ध है उसका 97% जो पानी है आपका पीने योग्य नहीं है। केवल 3% जो पानी है जो कि अलवणीय है, जो कि पीने योग्य है, आप बोल सकते हैं हम लोग ताज़ा पानी है, वही हम लोग पी सकते हैं। तो वही क्वेश्चन दिया है कि पृथ्वी पर मानव उपभोग के लिए अलवण जल उपलब्ध है। तो लगभग 1%, 2%, 3% या फिर 10%। तो इसका सही आंसर रहेगा 3% जो पानी है केवल वो पीने योग्य है या फिर अलवणीय है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, भूमि का उपयोग किन किन कार्यों के लिए किया जाता है। लिखिए, तो देखिए भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि कृषि करने के लिए, वानिकी करने के लिए, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए, ठीक है, या फिर आपका बिल्डिंग बनाने के लिए, भवन बनाने के लिए, भवन निर्माण के लिए। तो ये सभी के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या देखें, भूस्खलन को रोकने के लिए प्रतिविधि लिखिए। ठीक है, तो भूस्खलन मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं जहाँ पे क्या होता है, जमीन खसकने लगती है, नीचे गिरने लगती है, तो उसको रोकने का क्या पहला कारण क्या है, मैंने पहला उपाय क्या है। देखिए, इसमें लिखा हुआ है भूस्खलन को रोकने की प्रविधियां निम्नलिखित है। इसमें पहला आप क्या लिखेंगे, भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति अवतरण में वृद्धि। ठीक है, तो जितनी वनस्पति होती है मतलब जो छोटे छोटे पेड़ पौधे झाड़ियां होती है उसको लगाना है। उससे क्या होगा, उसकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखेगी और उससे क्या होगा, वो जमीन जो है नीचे नहीं खिसकेगी। ठीक है, तो वनस्पति को लगाना है मतलब पेड़ों पौधों को लगाना है, जिससे उसकी जड़ें जमीन को, अपने मिट्टी को पकड़े रखें। दूसरा क्या है, भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना। तो ये प्रतिधारी दीवार का आपको निर्माण करना है। तीसरा क्या है, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसके प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। क्या करना पड़ेगा आपको, जो आसपास के जो उसके क्षेत्र हैं उसका हमको मानचित्र बनाना है, आपको मैप बनाना है और ये देखना है कि अगर भूस्खलन होता है तो कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित होंगे और उनको वहां से उनको हटवा देना है। ठीक है, तो ये 3-4 आपके आप क्या लिख सकते हैं, प्रविधियां लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6 क्या दिया हुआ है, मृदा संरक्षण को कोई 4 उपाय लिखिए। अगर मृदा का जो संरक्षण है, मृदा को हम लोग कैसे बचा सकते हैं, उसके आपको 4 उपाय लिखना है। तो पहला क्या लिखेंगे आप, मल्च बनाकर मृदा संरक्षण किया जा सकता है। दूसरा क्या है, वेदिका फॉर्म द्वारा मृदा अपरदन कम किया जा सकता है। तीसरा क्या है, रक्षक मेखलाएं बनाकर मृदा अवतरण को बचाया जा सकता है। और तीसरा क्या है, चट्टान बांध द्वारा मृदा संरक्षण किया जा सकता है। इसके अलावा आपके लिए महत्वपूर्ण एक और पॉइंट लिखना है कि हम लोग फॉरेस्ट मतलब पेड़ों को लगाकर भी हम लोग मृदा का संरक्षण कर सकते हैं, उसके कटाव से बचा सकते हैं।
ठीक है। वनस्पतियाँ जो होती हैं, छोटे छोटे झाड़ियाँ होती हैं, उसको लगाकर भी हम लोग मृदा के अपरदन को या फिर मृदा के संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखें क्या दिया हुआ है, धरातल पर जल कितने रूपों में पाया जाता है। तो धरातल जो होता है उसमें मतलब हमारी जमीन पर जो जल है वो कितने रूपों में पाया जाता है। तो देखिए धरातल पे जो जल है महासागर में, है ना, भौम ताल जल जो होता है, नदी और झीलों में पृष्ठीय जल जो होता है, और तीसरा क्या है आपका वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में जल पाया जाता है। तो 3 तरह से जल जो है आपका पाया जाता है, महासागर में भौम जल, नदी और झीलों में पृष्ठीय जल, और आपका जो वायुमंडल है उसमें जलवाष्प के रूप में जो है जल पाया जाता है। ये आप 3 तरह से इसको आप लिखेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 8 नंबर क्या दिया हुआ है, प्रश्न 8, विश्व के कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। विश्व में ऐसे ऐसे कौन से देश हैं जो जल की कमी की समस्या से जूझ रहे हैं। तो आपको बताना है विश्व में कई प्रदेशों मतलब कई देशों में जल की कमी है। अधिकांशतः अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के भाग, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति का सामना कर रहा है। इसके अलावा आपको पता होगा कि जो सऊदी अरबिया है, ठीक है, और जो आपका वहाँ पे भी क्या है जल की बहुत कमी है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आप लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है, वनों से होने वाले लाभ लिखिए। तो आपको सभी को पता है वनों से हमें बहुत सारे लाभ होते हैं, क्योंकि हमें वनों से ही हम लोग सब चीज़ हमको प्राप्त होती है। तो इसका आप कैसे लिखेंगे, देखिए वनों से होने वाला लाभ निम्नलिखित है। पहला क्या लिखेंगे, वनों से इमारती लकड़ी, कागज, गोंद तथा रबर प्राप्त होती है। दूसरा लिखेंगे आप, वन प्राणियों को आश्रय और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तीसरा क्या लिखेंगे आप, वन मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होती है। और चौथा का लिखेंगे आप, वन भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करती है। तो इस तरह से आप वनों के आप बहुत सारे मतलब लाभ लिख सकते हैं। आप अपने मन से भी आप लिख सकते हैं या फिर यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, विश्व की वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, विश्व की वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया है उसका आपको वर्णन करना है। तो देखिए विश्व की वनस्पति को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला क्या है आपका, पहला वन। ठीक है, तो वन मतलब भारी वर्षा वाले वनों क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है, वन मतलब जो भारी बारिश वाली जो एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पे क्या है बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं, विशाल वृक्ष हैं, और वहाँ पे वो उग जाते हैं। तो ये वहाँ पे क्या है, जहाँ पे ज़्यादा वृक्ष होंगे वहाँ पे बहुत अच्छी बारिश भी होगी। तो ये पहला हो जाएगा। दूसरा क्या है, घास स्थल। तो सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है। तीसरा क्या है, गुल्म। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियां एवं गुल्म उगते हैं। जैसे कि आप कहाँ देखेंगे, या रेगिस्तानी जो एरिया होता है, जैसे कि मरुस्थल जो एरिया होता है, वहाँ पे क्या होता है, कटीली झाड़ियां और गुल्म उगते हैं। चौथा क्या आ जाएगा आपका, टूंडा। टूंडा मतलब सिर्फ ध्रुवीय प्रदेशों में टूंडा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित होते हैं। तो ये 4 जो है आपको 4 पार्ट में विश्व की वनस्पतियों को वर्ग में बांटा गया है। ठीक है, वन, घास स्थल, गुल्म और टूंडा, ये आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या दिया हुआ है, परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने में जीव जंतु किस प्रकार उपयोगी है। ठीक है, तो परितंत्र में जो संतुलन बनाए रखने के लिए कौन कौन से जीव जंतु जो है क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर किस प्रकार के, तो आपको बताएंगे। देखिए परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए कीट अपघटक के रूप में तो गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एवं एक अपावजक रूप से कार्य करते हैं, है ना। इसमें क्या बता रहा है, जो कीट है अपघटक के रूप में है, जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, कीट होते हैं, जीवाणु होती हैं, क्या करते हैं अपघटक होते हैं। जो मृत चीजें होती हैं जो सड़ जाती हैं उनको क्या कर देते हैं, वो मिट्टी में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ऐसे जो गिद्ध होता है, गिद्ध जो होती है, चील जो होती है, मृत जीवों को मतलब वो खाने में, इससे क्या होता है कि हमारा जो वातावरण है शुद्ध बना रहता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो अथवा छोटे, सभी परितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए बहुत अनिवार्य है। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर लिख देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्या दिया हुआ है, राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य में अंतर लिखिए। तो आपको क्या करना है, राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य में अंतर लिखेंगे। पहला क्या है, राष्ट्रीय उद्यान में मानव गतिविधियों की अनुमति नहीं होती है, जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य में मानव गतिविधि को अनुमति दी जाती है। दूसरा क्या लिखेंगे आप, राष्ट्रीय उद्यान की सीमाएं निश्चित और परिभाषित होती हैं, जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमाएं निश्चित नहीं होती। तीसरा क्या लिखेंगे, राष्ट्रीय उद्यान ज्यादा सुरक्षित होता है, जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान की तुलना में अधिक सुरक्षित नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से आप 3 पॉइंट इसके आप लिख लेंगे। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है, CITES को पूर्ण रूप में लिखने के लिए इसकी स्थापना क्यों गई थी। ठीक है, इसका CITES का फुल फॉर्म दिख रहा है आपको, तो क्या लिखेंगे, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा है। ठीक है, इसका पूरा फुल फॉर्म आपको हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, इसको आप लिख लीजिएगा। इसकी स्थापना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था, यह करना है कि वन प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन में कोई खतरा तो नहीं है, या एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो राष्ट्रों की सरकारों के बीच में होता है।
ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या दिया है। अपने माता पिता के सहयोग से विभिन्न वन्य जीवों के नाम लिखिए तथा अपने पसंदीदा किसी एक वन्य जीव का चित्र आपको चिपकाना है यहाँ पे, ठीक है, या बनाना है। देखिए, तो अपने पेरेंट्स का आपको हेल्प लेना है या अपने भाई बहन का हेल्प लेना है और आपको उनसे पूछना है कि कौन कौन से ऐसे जीव हैं जो कहाँ रहते हैं, जंगल में, मतलब वन में रहते हैं। और एक फेवरेट आपका जो अच्छा आपका पसंदीदा जो भी आपका जानवर है, वन्य जीव है, उसका आपको यहाँ पे फोटो लगाना है। तो देखिए, वन्य जीव के नाम आप लिख सकते हैं, बाघ है, शेर है, हाथी, सियार, लोमड़ी, सुअर, जिराफ, खरगोश, हिरण, बारहसिंगा, चीतल, ठीक है, शेर, घोड़े आदि। ये सभी क्या है आपके, सभी आपके ये वन्य जीव हैं। इसमें से आपका जो पसंदीदा जो भी आपका वन्य जीव होगा उसके बारे में आपको लिखना है। तो हमने यहाँ पे हाथी के बारे में आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो देखिए, हाथी एक जंगली जानवर होता है, एक आकार में बहुत बड़ा होता है, यह इसका आकार जो होता है बहुत बड़ा होता है। तीसरा लिखेंगे आप, इसके 4 पैर और 2 कान होते हैं। और क्या लिखेंगे, यह एक शांत स्वभाव का जीव होता है। ऐसा 4 पॉइंट आप लिख सकते हैं और आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका वन्य जीव प्राणी है जिसको आपको पसंद करते हैं उसके बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो क्वेश्चन 14 था ये आपका समाप्त हो चुका है इस अध्याय का, ठीक है। तो हमने आपको अध्याय 2 कंप्लीट कर दिया है। इसके आगे के वीडियो में आपके लिए अध्याय हम 3 लेके आएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इसके आने वाले जो वीडियोस हैं आपके कोर्स से संबंधित आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।